हाय फ्रेंड्स। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो कैफ़े में बैठी अपनी एक फ्रेंड का वेट कर रही है। वो उसको लोकेशन सेंड कर रही होती है, लेकिन उसका फ्रेंड ऑनलाइन था। उसको उसके लोकेशन का पता नहीं होता। वो कहता है कि प्लीज़ मुझे बाहर आके गाइड करो। मुझे तो इस कैफ़े का कुछ पता नहीं, मैं इस शहर में नया हूँ। और वो लड़की बाहर आ जाती है उसका एड्रेस समझाने के लिए। अब वो उसे कह रहा होता है कि मैं इस गली में हूँ, इस बिल्डिंग के पास हूँ। उस लड़की को कुछ समझ नहीं आ रही होती कि वो कहाँ है, उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अब वो कहता है कि मैं इस गली के एंड वाले रोड पर हूँ, प्लीज़ मुझे वेव करो। और वो उसको वेव करती है, लेकिन फिर भी वो उसको नज़र नहीं आ रहा था। अब उसको पैनिक डाल देता है, कहता है कोई आदमी है जो मुझ पर अटैक करने वाला है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे आके बचा लो। और वो उस अंधेरी गली में इसी वजह से चली जाती है। और इतने में ही वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, बहुत ब्रूटली उसको मार देता है। कहती है तुम्हें तो बहुत हॉरर मूवीज़ का शौक था, और फिर भी तुम इतनी आसानी से बेवकूफ़ बन गई। और वो अपने मुँह के ऊपर से मास्क उतारता है, और वो उसी का स्टूडेंट था। वो उसी की फ़िल्म टीचर थी जिसको उसने मार दिया बहुत ही ब्रूटली। और बड़े आराम से कपड़े चेंज करके वहाँ से निकल गया, और ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और वो टारा के साथ मिलता है क्योंकि वो उसका क्लास फेलो था, और वो उसका गुड बाय करके वहाँ से चला जाता है। हैलोवीन नाइट थी, सब लोग कॉस्ट्यूम पहन के फिर रहे होते हैं, किसी को पता नहीं चलता वहाँ पर क्या हुआ। और जैसे ही वो अपने फ्लैट में वापस आता है, उसका रूममेट की कॉल आती है। वो अपना मास्क सेट करता है और अपने रूममेट को दोबारा से कॉल करके उससे बात करता है। वो उसको कहता है तुम आज किसको मार के आए हो? और वो बताता है कि मैंने अपनी टीचर को मारा। वो मुझे बहुत इरिटेट करती थी, इसलिए मैंने उसको मार दिया। अब वो उसको कहता है चलो मुझे ढूँढो, एक काम करो मुझे ढूँढो, मैं यहीं कहीं छुपा हूँ। और वो फ्रिज खोलता है और सामने उसके दोस्त की डेड बॉडी थी। यानी ये उसका फ्रेंड तो नहीं था फ़ोन पर, और पीछे से उसके ऊपर कोई अटैक कर देता है, वही मास्क पहने हुए, जैसा मास्क वो पहन कर गया था। ये सारे हुड्सप्रो के सीरियल किलर्स के मास्क थे जिसको पहन कर वो अटैक करता है। अब सीन शिफ्ट होता है और सैम को देखते हैं जो एक साइकियाट्रिस्ट के पास आई होती है अपॉइंटमेंट के लिए। वो और उसकी बहन 6 महीने से अब न्यूयॉर्क में थी और यहाँ पर पढ़ रही थी, लेकिन फिर भी वो अभी उस वाक़ये से बाहर नहीं आई थी। साइकियाट्रिस्ट सैम को कहता है कि तुम्हें मूव ऑन करना होगा और अपनी बहन को भी मूव ऑन करने देना होगा, इस सबको भूल जाओ। लेकिन वो कहती है जो हमारे साथ हुआ दोबारा भी हो सकता है, मैं नहीं भूल सकती। और ये कहकर वो आ जाती है। उसकी बहन तो मूव ऑन हो गई थी। अब उसको फ़ोन करती है, लेकिन उसकी बहन उसका फ़ोन पिक नहीं कर रही थी। वो इसकी इरिटेट हो गई थी इसकी आदत से। अब वो घर आती है और घर आके अपनी रूममेट से पूछती है कि मेरी बहन कहाँ पर गई है? और वो उसको बताती है कि वो एक पार्टी पे गई है बाकी फ्रेंड्स चैड और मिंडी के साथ। और यहीं पर वो उसको कहती है क्विन को कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और सैम उसके पीछे उसी पार्टी में पहुंच जाती है। टारा अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही थी, बहुत हैंग आउट कर रही थी। वहाँ चैड, मिंडी और ईथन भी था। लेकिन फिर भी यहाँ पर सैम आ जाती है और टारा को उसके फ्रेंड्स के साथ रोक लेती है और कहती है तुम यहाँ स्टूपिड लोगों के साथ क्यों इंटरेक्ट करी हो? और वहाँ पर वो उसको घर ले जाने लगती है। अब टारा उसको कहती है तुम मुझे बहुत एम्बैरेस करती हो, प्लीज़ हर जगह मेरे पीछे मत आ जाया करो। जो हमारे साथ हुआ वो पास था, हमें मूव ऑन करना होगा और आगे बढ़ना होगा। हम हर वक़्त उसी सीरियल किलर के बारे में नहीं सोच रहे थे जिसने हम पे अटैक किया था। हमें अपनी लाइफ़ में मूव ऑन करना है, मुझे पढ़ना है और तुम भी अपनी लाइफ़ में मूव ऑन करो। और अब हम देखते हैं वो अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाते हैं। यहाँ जो उसका फ्रेंड चैट था, वो भी यहाँ पर उसको आके समझाता है कि तुम्हारी बहन थोड़ी ओवर प्रोटेक्टिव है, कोई बात नहीं। और यहाँ हम सैम को देखते हैं जो बहुत दुखी थी, और वो अपने नेबरहुड अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है और वो उसको कहता है कि तुम्हें थोड़ा-सा उसको ईज़ी छोड़ना होगा। वो भी बड़ी है और अपने आप को सँभाल सकती है। तुम उसके बारे में ज़्यादा फ़िक्रमंद मत हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ऊँची आवाज़ में न्यूज़ चल रही होती है, और सैम और उसका फ्रेंड सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमें पता लगता है कि 2 लड़के अपने अपार्टमेंट में बहुत ब्रूटली मारे गए, और वहीं उनको सीरियल किलर ने मारा है, वही मास्क वाले ने, घोस्ट फेस। अब यहाँ पर सैम टारा को कहती है कि चलो पैकिंग करते हैं और वापस चलते हैं। और यहाँ पर क्विन के फादर की कॉल आ जाती है जो कि एक डिटेक्टिव थे। वो क्विन सैम से बात करते हैं और उसको बताते हैं कि तुम्हारा एनआईसी वगैरह कार्ड यहाँ पर पड़ा है। यानी जो भी था वो तुम्हें फँसाने के चक्कर में था, और ये मास्क जो है ये भी तुम्हारे फादर का था। अब तुम्हें यहाँ पर आना होगा पुलिस स्टेशन, ताकि मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकूँ और तुम लोग एक फ़ॉर्मेलिटी पूरी करके यहाँ से चले जाना। वो दोनों निकलती हैं जाने के लिए पुलिस स्टेशन, और यहाँ पे सैम का दिल नहीं होता कि टारा जाए, और यहाँ पर उसको रिची के नंबर से कॉल आती है जो कि उसका पुराना बॉयफ्रेंड था, पुराने टाउन में, जिसको वो मार चुकी थी, जो सीरियल किलर था। अब यहाँ पर इनके ऊपर एक घोस्ट फेस वाले मास्क वाला सीरियल किलर अटैक करता है। ये एक मार्ट में चली जाती हैं जहाँ पर लोग इनको बचाने की कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन वो उस किलर सबको मार देता है। 2-3 आदमियों को मारने के बाद बाकी सब वहाँ से भाग जाते हैं। अब जो स्मार्ट का मालिक था वो भी उसके ऊपर अटैक करता है, फायर करता है, लेकिन वो उसको मार देता है और उसकी गन उससे ले लेता है। अब वो टारा और सैम को अटैक कर रहा था, वो बहुत छुप रही थी, लेकिन वो उनके ऊपर गोलियां चलाए जा रहा था। पूरा स्टोर बर्बाद कर दिया था उसने, क्योंकि उनको मारने के चक्कर में। और यहाँ पर पुलिस आ जाती है जिसकी वजह से वो भाग जाता है और इन दोनों लड़कियों की जान बच जाती है, और वहाँ वो अपना मास्क फेंक कर भागा था। अब यहाँ सैम और टारा पुलिस स्टेशन जाते हैं जहाँ पे डिटेक्टिव आते हैं जो कि क्विन के फादर होते हैं।
वो उनको बताते हैं कि जो ये सब हो रहा है ये नॉर्मल नहीं है, तुम लोगों का वहाँ पर होना एक कोइंसिडेंस नहीं है, आज बहुत बड़े मास मर्डर्स हुए हैं। और ये मास्क था वो, यानी जो भी है तुम लोगों के पीछे ही है। सैम उसको कहती है कि आप हमारी दोस्त के फादर हैं, आपके पास केस होना बहुत अजीब बात है। वो कहता है कि अगर तुम लोग नहीं चाहती मैं केस लूँ तो मैं नहीं लेता, लेकिन मैं तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ, तुम लोग भी मेरी बेटी की तरह हो और मैं तुम लोगों का केस लूँगा और तुम्हारी सीरियल किलर से जान छुड़वाऊँगा। अब वहाँ पर हम देखते हैं हर्ली आ जाती है जो लास्ट टाउन में थी और वो आके एफबीआई की बंदी होती है और यहाँ पर आके इनकी हेल्प करने लगती है इस केस से रिलेटेड, क्योंकि जिस टाउन का केस था अब ये न्यूयॉर्क में आ चुका था और इसको वो इसलिए भेजते हैं ताकि वो डिटेक्टिव की केस में हेल्प कर सके। और यहाँ वो सैम और टारा को कहते हैं कि तुम टाउन से बाहर नहीं जा सकती, तुमको यहीं रहना होगा। और वो बाहर आती हैं और यहाँ पे रिपोर्टर गेल भी नज़र आती है उन दोनों को। वो उन दोनों को कहती है कि हमारा बहुत पुराना साथ है। ये सीरियल किलर बड़े जगह पे आ गया है लेकिन हम इसका मुकाबला करेंगे। जैसे हमने इस छोटे टाउन में किया था, इस बड़े शहर में भी इसका शिकार करेंगे। अब यहाँ हम उस डॉक्टर को देखते हैं जिसके ऊपर वही सीरियल किलर आके अटैक करता है। उसको बहुत ही ब्रूटली मार देता है और सैम की फ़ाइल उसके घर से उठा लेता है, क्योंकि उसको सैम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। अब यहाँ हम देखते हैं अपने कॉलेज में बैठ के सारा डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमें कैसे अपने आप को बचाना होगा, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना होगा और फिलहाल एक दूसरे के साथ रहना होगा ताकि हम एक दूसरे का साथ बन सके। अगर हम अलहदा होंगे तो वह हमें आसानी से मार सकेगा और अगर हम लोग साथ होंगे तो उसको हमारा शिकार करने में थोड़ी मुश्किल तो ज़रूर होगी। अब यहाँ हम डिटेक्टिव को देखते हैं जो एफबीआई की हार्ली के साथ मिलकर इस केस के बारे में प्लान कर रहे होते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए और कौन है जो किलर हो सकता है। यहाँ पे सब लोग वही थे जो मर चुके थे और लास्ट केस में इनके इन्फॉर्मेशन इनके पास होती है। अब इन्हें समझ आ गया था जो बंदा है वो है तो करीबी ही। अब हम देखते हैं टारा और सैम अपने अपार्टमेंट में होती हैं जहाँ पे उनके सारे फ्रेंड्स भी इकट्ठे थे। चैड, मिंडी सब लोग यहाँ पर होते हैं क्योंकि उन्हें एक दूसरे के साथ रहना था, एक दूसरे को सपोर्ट करना था और सैम के लिए ढाल बनना था जैसे सैम हमेशा इनके लिए बनी। यहाँ वो उस डॉक्टर के बारे में भी देखते हैं जिसकी डेथ हो गई। अब सारा शक सैम पे जा रहा था कि शायद सैम ने ना किया हो, लेकिन ये लोग जानते हैं कि सैम ने ऐसा नहीं किया। वो उसको कहते हैं हम तुम्हें ट्रस्ट करते हैं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, तुम्हें अपने यहाँ साथ हम अपने साथ ही रखेंगे और कभी तुमसे अलग नहीं होंगे। और वो लोग मज़ाक कर रहे होते हैं और अपने पुराने टाउन की बातें कर रहे थे। साथ ही से उसका फ्रेंड जो होता है वो उसके घर में एक सीरियल किलर को देख लेता है, वही घोस्ट फेस वाले को। वो उसको फ़ोन करता है, मैसेज करता है, लेकिन उसके दोस्त मज़ाक में इस बात को उड़ा देते हैं। इतने में ही सबको मैसेज आता है जिसमें उनको अपनी दोस्त की खून से भरी हुई बॉडी में उनकी तस्वीर मिलती है। अब इन्हें समझ आ गया था कि जो भी है वो अंदर कमरे में ही है। वो इनके ऊपर अटैक कर देता है घोस्ट फेस। वो इनके अपार्टमेंट में मौजूद था और सारी नाइफ़ छुपा देता है ताकि फाइट बैक ना कर सके और सारे दोस्त के ऊपर अटैक करता है और एक लड़की को बहुत इंजर्ड भी कर देता है। अब इनके पास जाने का सिर्फ एक ही तरीका था, अपने घर की विंडो से दूसरे घर की विंडो में जाने का। यहाँ पे जो होता है सैम का फ्रेंड वो इनकी हेल्प करता है और वहाँ पे वो एक लैडर लगा देता है जिसकी मदद से ये लोग क्रॉस करके दूसरे विंडो में चले जाएंगे और वो एक-एक करके वहाँ से जाने लगते हैं। सबसे पहले सैम जाती है, फिर मिंटी जाती है, लेकिन जो मिंटी की फ्रेंड होती है वो पीछे ही रह जाती है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा स्टैब किया था। उसे ऊपर चढ़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी और उससे आगे नहीं आया जा रहा था। इतने में एक घोस्ट फेस उस रूम में एंटर हो जाता है और वो लैडर को हिलाने लगता है, जिसकी वजह से उस लड़की का बैलेंस आउट हो जाता है और वो लड़की बहुत बुरी तरीके से नीचे गिर जाती है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। अब हम देखते हैं आज रात 2 डेथ्स हो जाती हैं और ये लोग सुबह बहुत ही परेशान रोने वाले मुँह बनाकर बैठे थे। वो इनके फादर डिटेक्टिव भी बहुत बुरे हालत में थे, वो बहुत रो रहे थे। यहाँ पे सैम और टारा उनको कहती हैं कि हम उससे ज़रूर बदला लेंगे अपनी दोस्त की डेथ का, आप बिल्कुल परेशान मत हो। वो बहुत रोते हैं और कहते हैं कि मैं उससे बदला लूँगा अपनी बेटी की डेथ का, देख लेना। अब ये लोग अपना नेक्स्ट प्लान कर रहे होते हैं कि हमें नेक्स्ट प्लान क्या करना है और कैसे उस किलर को पकड़ना है। यहाँ गेल इनको बताती है कि मुझे एक जगह के बारे में पता लगा है जहाँ शायद वो सीरियल किलर हो सकता है, क्योंकि उससे रिलेटेड चीज़ें वहाँ पे मिली है। अभी इन्हें एक बहुत ही अजीब से गो डाउन में लेकर जाती है जो कि पुराना थिएटर था, हॉरर मूवीज़ का, जो बंद हो चुका है। वो उस थिएटर में जैसे ही एंटर करते हैं वो देखते हैं वहाँ पे सारी हॉरर स्क्रीम मूवीज़ की चीज़ें पड़ी होती है, यानी पहले सारे किलर्स का सामान वहाँ पे मौजूद था। सारे डैगर्स और सारा कुछ मौजूद होता है, हर केस से रिलेटेड हर चीज़ वहाँ पे मौजूद थी। यहाँ इन सबकी पुरानी खौफनाक यादें ताज़ा हो जाती हैं। यहाँ सैम और टारा के फादर के कॉस्ट्यूम भी पड़ा होता है और उनका डैगर भी होता है और बाकी सबके दोस्तों की भी मरने की निशानियाँ यहाँ पर मौजूद होती हैं, जिसको देखकर वो बहुत ही बुरी तरीके से उदास और परेशान हो जाते हैं। यहाँ सैम को अपने फादर का ग्लिम्स आता है जो कहते हैं कि तुम इन सबसे डिफरेंट हो, तुम्हें खुद को बचाने के लिए एक डैगर रखना ही होगा। और यहाँ हम टारा को देखते हैं जो ये सब देखकर बहुत उदास हो गई थी। वो कहती है हम अपनी नॉर्मल लाइफ में कब वापस आएंगे। सैम कहती है बहुत ही जल्दी। अब यहाँ ये लोग प्लान करते हैं कि हमें इसको कैसे पकड़ना है। सैम और टारा ग्राउंड में फिर रही थी जहाँ पर वो उनको ट्रैक करने के लिए वेट करते हैं
ताकि उसकी सीरियल किलर की कॉल आए और ये लोग ट्रैक करके उसके घर तक पहुँच जाएँ, उसकी लोकेशन तक पहुँच सकें। यहाँ पर उनको कॉल आती है और वो कॉल ट्रैक करते हैं। जैसे ही वो एफबीआई वाली लड़की कॉल ट्रैक करती है, इसको पता लग जाता है कि वो गेल के घर पे है और गेल को कॉल करता है कि मैं तुम्हें मारने आ रहा हूँ, देख लें तुम्हें नहीं छोड़ूँगा, और वहाँ पर पहुँच जाता है। वो गेल को मारने की बहुत कोशिश करता है और गेल अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश, लेकिन एंड पे वो सीरियल किलर उस पे हावी हो जाता है क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग था और उसके पास डैगर था। वो बहुत बुरी तरीके से उसके ऊपर अटैक करता है, बार-बार उसको स्टैब करता है जिससे वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है। सैम और टारा उस तक पहुँच जाती हैं, लेकिन तब तक वो बहुत ज़ख्मी हो चुकी थी और उसका बहुत खून बह चुका था। अब पुलिस आ जाती है जो कि उसको सँभाल रही थी। अब हम देखते हैं सैम, वो अपने दोस्तों को कहती है तुम्हें मुझसे अलग हो जाना चाहिए क्योंकि ये जो भी है ये मुझे मारना चाहता है। अगर तुम लोग मेरे साथ रहोगे तो तुम लोगों की जान भी खतरे में रहेगी। मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों की जान खतरे में रहे। तुम लोग मुझसे अलग हो जाओ। वो मुझे मारना चाहता है, मुझे मार के बात ख़त्म करे। लेकिन यहाँ पर उसके सारे दोस्त कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। हमें एक-दूसरे के साथ रहना होगा वरना वो किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो तुम्हें मार के हमें ना मारे। और यहाँ वो डिटेक्टिव को कॉल करके एक प्लान बताते हैं जो कि ये लोग सोच रहे थे। ये लोग सोचते हैं कि उस थिएटर में चले जाएँ ताकि जहाँ पर वो छुपेगा और वहाँ पर आएगा और ये लोग उसको पकड़ लेंगे क्योंकि वहाँ पे कैमरास वगैरह लगे होंगे। यहाँ पे टारा और सैम यही सीन सोचती हैं कि हमें ऐसा ही करना होगा। और ये लोग रश वाली जगह से जाते हैं ताकि इनके ऊपर कोई अटैक ना कर सके। मिंटी की ट्रेन मिस हो जाती है और वो पीछे रह जाती है ईथन के साथ। और यहाँ टारा, सैम और बाकी सब लोग दूसरी ट्रेन में होते हैं जो कि उस थिएटर की तरफ ही जा रहे थे। अब यहाँ गोस्ट फेस वाले कॉस्ट्यूम में लोग बहुत ज़्यादा थे जिनको देख के ये लोग बहुत पैनिक हो रहे थे। और मिंटी भी अकेली थी, उसके सामने एक गोस्ट फेस वाला लड़का आता है जिसको देखकर वो बहुत डर जाती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि किलर है या कॉस्ट्यूम में एक नॉर्मल लड़का। इथन उसके साथ था लेकिन फिर भी वो बहुत डर रही थी, वो इथन पे ट्रस्ट नहीं करती थी। और इतने में हम देखते हैं जैसे लाइट फ्लिकर्स होती हैं वो लड़का उसके ऊपर अटैक कर देता है जिसने गोस्ट फेस का मास्क पहना होता है और वो बहुत ज़ख्मी हो जाती है। यहाँ इथन उसको हेल्प के लिए डॉक्टर के पास लेके जाता है। अब यहाँ हम सैम और टारा को देखते हैं, लेकिन सैम अपने फ्रेंड को कहती है कि तुम यहाँ हुड्सब्रो के नहीं हो, तुम हमारे साथ नहीं आ सकते, यहाँ पे सिर्फ हम लोग ही रहेंगे, तुम्हारी जान को मैं खतरे में नहीं डाल सकती। और ये लोग एफबीआई वाली लड़की के साथ वहाँ थिएटर में चले जाते हैं ताकि अपने आप को लॉक कर सके और वहाँ पे सिक्योर कर सके। डिटेक्टिव थोड़ी ही देर में वहाँ पर आ रहे थे। चैड, सैम और टैरा वहाँ पर होती हैं और एक-दूसरे की चीज़ें देख रही थी और एक-दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि हम अपने आप को कैसे बचाएँगे। और मिंटी को कॉल कर रहे होते हैं ताकि वो वहाँ पर पहुँचे। इतने में सैम अपने फ़ादर का डैगर पकड़ लेती है अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्योंकि उसको वहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसको कॉल आती है डिटेक्टिव की और वो कहता है कि एफबीआई वाली लड़की ही सीरियल किलर है। वो तुम लोगों को अटैक कर देगी क्योंकि उसका मेंटली स्टेबल लेवल नहीं है, वो पागल हो चुकी है और तुम लोगों को मार सकती है। यहाँ सैम के हाथ में डैगर होता है, वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाज़ा पूरी तरीके से सील हो चुका था। अब वो यही समझ रही थी कि वही किलर है। अब यहाँ ये लोग उससे भाग रहे थे और अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनको कोई जगह नहीं मिल रही थी छुपने की और बाहर निकलने की। अब यहाँ पर वो देखते हैं कि वो चैट के ऊपर अटैक कर देता है। टारा और सैम उसको बचाने की बहुत कोशिश करती हैं और चैट भी यहाँ उससे पूरा मुकाबला कर रहा था। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे 2 स्टैब किलर्स थे, यानी 2 घोस्ट फेस किलर थे, जो चैट पे बहुत बुरी तरीके से हमला कर देते हैं और यहाँ पे सैम और टारा उसको बचा नहीं सकती थी, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती हैं अंदर की तरफ। और जैसे वो थिएटर में पहुँचती हैं, वहाँ पर वो सीरियल किलर को देख के बहुत डर जाती हैं। वो समझ रही थी कि वो एफबीआई वाली लड़की ही सीरियल किलर है। लेकिन जब वो 2 सीरियल किलर देख रही थी, तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि इसमें से कौन-सी सही और कौन-सी गलत। लेकिन एफबीआई वाली लड़की ज़ख्मी होकर वापस आती है और वो कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम इस डिटेक्टिव पर यकीन ना करो, मुझे तो इसके ऊपर ही शक है। और यहाँ हमें पता नहीं चल रहा था कि कौन-सा किलर है और कौन-सा सही। इतने में डिटेक्टिव एफबीआई वाली लड़की को मार देता है गोली और दोनों स्टैब किलर आके उसके पास खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो दोनों उसी के बच्चे थे। और वो उसके साथ मिलकर सैम और टैरा को मार रहे थे क्योंकि सैम के फादर की हिस्ट्री उनको पता थी कि वो सीरियल किलर था। और वो कहते हैं हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें भी हम मार देंगे। वो अपनी रूममेट वाली लड़की को देखकर भी बहुत हैरान होते हैं, उनको यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये फैमिली हमें मारने के लिए इतना आगे बढ़ जाएगी, यहाँ पर क्यों इस तरह से हरकत कर रहे हैं। और यहाँ पर इन पर रिवील होता है कि वो ये सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि सैम ने जिस लड़के को पहले अपने टाउन में मारा था, जो उसका बॉयफ्रेंड था रिची, ये उसी की फैमिली थी। वो उसको बताते हैं कि तुमने हमारे भाई को मारा, उसके बाद से हम तुम्हें ट्रैक कर रहे थे तुम्हें मारने के लिए। तुम्हें क्या लगा था कि तुम हमारी फैमिली के एक बंदे को हमसे छीन लोगे और हम तुम्हें छोड़ देंगे? हम तुमसे ज़रूर बदला लेंगे। देख लेना, तुम तो पूरे ही खानदानी किलर्स हो, लेकिन हम लोग अपने भाई का बदला ले रहे हैं। हम जो कर रहे हैं वो सही है और तुम्हारे बाप और दादी ने जो किया वो तो सही सीरियल किलर्स थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सैरा और टैम अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती हैं और इधर-उधर भागने लगती हैं और एक-एक करके उन सबको मारने लगती हैं ताकि अपने आप को बचा सके। सबसे पहले तो वो उस लड़के ईथन के ऊपर अटैक करती है और उसको मार देती है क्योंकि वो टारा को मारने लगा था और टारा अपने आप को बचाने के लिए उसके ऊपर स्टैब कर देती है ताकि वो बच सके।
और दूसरी तरफ सैम उस लड़की के ऊपर गोली चला देती है ताकि वो अपने आप को बचा सके, क्योंकि वो दोनों तो पागल हो चुके थे रिची का बदला लेने के लिए। और ये अपने आप को बचाने के लिए उन दोनों को मार देती है और डिटेक्टिव अपने दोनों बच्चों को मरता हुआ देखकर वहाँ बहुत पैनिक कर जाता है और वो सैम के ऊपर अटैक करता है और उसको बहुत ज़ोर से नीचे गिरा देता है। लेकिन सैम का पलड़ा भारी था क्योंकि उसके साथ टारा थी उसकी मदद करने के लिए। और अब वो उसको भी मारने लगती हैं। वो अपने फादर का ही कॉस्ट्यूम पहन कर आती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है। उसको स्टैब करके मारने लगती है। कहती है, हमने तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या था? जो तुमने हमारी फैमिली को ख़त्म करने के बारे में सोचा और देख लो तुम्हारी अपनी फैमिली ख़त्म हो गई। तुमने अपने बच्चों को सही तरबियत नहीं दी, गलत तरबियत दी और तुम भी ख़त्म हो जाओगे अपनी औलाद की तरह। अब यहाँ ये दोनों बहनें बैठ जाती हैं, अपने आप को बचा लेती हैं। और यहाँ पे सैम टारा को कहती है कि आई नो तुम स्ट्रांग हो, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी पॉसेसिव सिस्टर हूँ, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है तुम्हारा ख़्याल रखना। यहाँ पर उसका फ्रेंड पुलिस को भी ले आता है जिसकी वजह से वो लोग बच जाते हैं। यहाँ हम चैड को देखते हैं और उस लड़की को देखते हैं, वो भी सेफ थी। अब यहाँ पे चैड, मिंडी और सारा और टैम सब मिलके बैठ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं कि हम लोग सेफ हैं। हमने अपने आप को उससे बचा लिया और अपने आप को सेफ रखा। और यहाँ पर वो अपने फादर के मास्क को पकड़ती है और उसको ज़मीन पर फेंक देती है और अपनी बहन के साथ आकर निकल जाती है अपनी लाइफ दोबारा से जीने के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत बुरा वक्त देखा था। अब वो अपने आप को मूव ऑन करना चाह रही थी।